नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद वशिष्ठ एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, पिछली कक्षा के अंदर अपने पाठ योजना के अंतर्गत उसका जो प्रारूप था उसके ऊपर डिस्कस किया और प्रारूप से पहले के सारे कंपोनेंट्स, सारे के सारे टॉपिक्स, उसकी विषय वस्तुओं के ऊपर हमने एक विस्तृत चर्चा की, सघन और विश्लेषणात्मक चर्चा की। आइए अब हम उसके प्रारूप के ऊपर ही जो प्रस्तुतिकरण वाला पत्ता उसके आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत न्यूनतम 3 शिक्षण बिंदु लेना अनिवार्य होता है। तीन शिक्षण बिंदु लेना अनिवार्य होता है, यानी कंपलसरी होता है कम से कम 3 टीचिंग पॉइंट्स लेना। मिनिमम 3 है, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है और जितना टाइम आपको मिला है एक क्लास को पढ़ाने का। दूसरा, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षक सर्वप्रथम विद्यार्थियों से विकासात्मक प्रश्न पूछता है, विकासात्मक प्रश्न पूछता है तथा विकासात्मक प्रश्न प्रकृति तथा गुणधर्म में प्रस्तावना प्रश्नों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताई थी बात कि ये जो अपन विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं ये प्रकृति में प्रस्तावना प्रश्नों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में कभी कभी विद्यार्थी विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता, विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता, तब अचानक से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका दैनिक पाठ योजना में लिखित विवरण नहीं होता। क्लियर है?
कभी कभी क्या होता है, टीचर जो बच्चे से विकासात्मक प्रश्न पूछता है, वो बच्चा विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर दे नहीं पाता। हो सकता है कि या तो थोड़े से वो कठिन बन गए हों सवाल, या हो सकता है कि बच्चे का मानसिक स्तर वैसा ना हो, या मनोदशा वैसी ना हो, या वो उत्तर आ ही नहीं पा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ अतिरिक्त ऐसे प्रश्न पूछने पड़ते हैं जिनका दैनिक पाठ योजना में कोई लिखित विवरण नहीं होता। अचानक से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कौन से प्रश्न होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि अगले पेज पर। तो फटाफट से क्लियर करो, फिर अगले पेज पर बढ़ते हैं। चलिए जी, अचानक से पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों को खोज या उत्खनन प्रश्न कहते हैं। खोज या उत्खनन प्रश्न कहा जाता है जिनकी संख्या 1 से 3 रखी जा सकती है। 1 से 3 रखी जा सकती है। क्लियर है? तो अचानक से जो आपने से प्रश्न पूछे, इन प्रश्नों को खोज या उत्खनन प्रश्न कहते हैं, और इन प्रश्नों की संख्या 1 से 3 रखी जा सकती है विद्यार्थी मित्रों। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? अब साहब इसके बाद में यानी कि विकासात्मक प्रश्नों के पश्चात शिक्षक अपना कथन बोलता है। शिक्षक अपना कथन बोलता है जिसे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जिसे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा लिखते हैं। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। विकासात्मक प्रश्नों के पश्चात शिक्षक अपना कथन बोलता है जिसे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं और लिखते भी हैं। क्लियर है? इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विद्यार्थी ने शिक्षण बिंदु से संबंधित कितना ज्ञान ग्रहण किया है, यह पता लगाने हेतु कुछ अतिरिक्त प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें बोध प्रश्न कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? बोध प्रश्न कहा जाता है। इनकी संख्या 1 से 3
रखी जा सकती है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, कुछ बातें मैंने बताई कि अचानक से जो आपने प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्नों को तो खोज या उत्खनन प्रश्न कहेंगे और इनकी संख्या 1 से 3 रखी जा सकती है। दूसरा, विकासात्मक प्रश्नों के पश्चात शिक्षक अपना कथन बोलता है जिसे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और लिखते हैं। तीसरी बात, विद्यार्थी ने शिक्षण बिंदु से संबंधित कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, ये पता लगाने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें बोध प्रश्न की संख्या दी जाती है और इनकी संख्या 1 से 3 रखी जाती है। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, इसके अलावा मुख्य बिंदुओं अथवा कठिन शब्दों को प्रदर्शित करने हेतु मुख्य बिंदुओं तथा कठिन शब्दों को प्रदर्शित करने हेतु शामपट सार का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? यानी कि मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं या कठिन बिंदु कौन कौन से हैं, तो मुख्य बिंदुओं को और कठिन बिंदुओं को प्रदर्शित करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए हम शामपट सार का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के कंसेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ है विद्यार्थी मित्रों, कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका दैनिक जीवन से कहीं ना कहीं पूर्ण संबंध नजर आ रहा है। तो ये कंसेप्ट आपको सदैव ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना आवश्यक होता है। तो मुख्य बिंदुओं को और कठिन शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शामपट सार का इस्तेमाल करते हैं विद्यार्थी मित्रों। अब इसके बाद में जो अगला पद देखने को मिलता है पाठ योजना का, वो है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन पद क्या है? मूल्यांकन जो है ये मूल्य प्लस अंकन से बना है। अब मूल्य का मतलब है गुण और अंकन मतलब मान प्रदान करना, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा, इस बात का पता लगाने के लिए हम उसका क्या करते हैं? मूल्यांकन। पर एग्जाम में हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैंने मुद्दा यह है। वो सवाल कैसे होंगे उनको समझो। सवाल कुछ इस प्रकार से होंगे कि यह बालकों के ज्ञानात्मक भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। ज्ञानात्मक से भी, भावात्मक से भी और क्रियात्मक से भी, तीनों पक्षों से संबंधित क्या होता है? मूल्यांकन। दूसरी बात, इसे पाठ योजना के अंतर्गत, इसे पाठ योजना के अंतर्गत मॉरिसन के द्वारा जोड़ा गया था। इसे पाठ योजना के अंतर्गत किसने जोड़ा था? मॉरिसन के द्वारा जोड़ा गया था। ये बात आपको मैंने पहले भी बता रखी है, दोबारा अपडेट कर रहा हूं। इसके अलावा यह पद मिश्रित प्रश्नावली का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? मिश्रित प्रश्नावली का उदाहरण है, मिक्स्ड क्वेश्चनियर का उदाहरण है। ये बात आपको कंसेप्टिव तरीके से याद रखनी पड़ेगी कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो कहां तक साथ देंगे। तो यह पद
मिश्रित प्रश्नावली का उदाहरण है। क्लियर है? किसका उदाहरण है ये मिश्रित प्रश्नावली का उदाहरण है। तो ये बालकों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। दूसरा, इसे पाठ योजना के अंतर्गत मॉरिसन के द्वारा जोड़ा गया था। और तीसरा, ये जो पद है ये मिश्रित प्रश्नावली का एक जीता जागता उदाहरण है। ये बात ध्यान रह जाएगी। फटाफट से क्लियर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब देखो, मूल्यांकन पद के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या 5 से 6 रखी जा सकती है। ये बात भी ध्यान रखना। तो मूल्यांकन पद के अंदर जब अपन क्वेश्चंस डालते हैं तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो 5 से 6 अपन इसमें डाल सकते हैं। तो मूल्यांकन पद से संबंधित जो सवाल आपसे एग्जाम पूछेगा उन सबके जवाब आपके पास होने चाहिए। पहला सवाल, मूल्यांकन किस चीज से संबंधित है? तो आप बोलेंगे कि साहब मूल्यांकन जो होगा वो बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन करेगा, भावात्मक करेगा, क्रियात्मक करेगा। मूल्यांकन किसने जोड़ा? तो आप बता देंगे मॉरिसन ने। फिर वो पूछेगा मूल्यांकन में किस प्रकार की प्रश्नावली दिखाई देती है? तो आप कहेंगे साहब मिश्रित प्रश्नावली है। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं, लघुत्तरात्मक भी होते हैं, अति लघुत्तरात्मक भी होते हैं। और चौथी बात वो जो आपसे पूछेगा वो ये है कि ये कितने प्रश्न इसमें रख सकते हैं? तो आप बता सकते हैं 5 से 6 प्रश्न रखे जा सकते हैं। इसके बाद में पाठ योजना का जो अंतिम पद आता है वो आता है साहब गृह कार्य, जिसे हम होमवर्क भी कहते हैं। अब गृह कार्य के अंदर आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, होमवर्क में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो दिमाग लगाइएगा। गृह कार्य जो है, पहली बात तो ये अभ्यास कार्य को प्रेरित करता है। दूसरी बात, गृह कार्य जो है इसे पाठ योजना में मॉरिसन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? मॉरिसन के द्वारा जोड़ा गया था। तीसरी बात ये कि गृह कार्य जो है इसमें 1 से 3 प्रश्न हम दे सकते हैं और एनसीएफ का भी एक फॉर्मेट इसमें नजर आता है। तो ये देखते हैं कि यह अभ्यास कार्य को प्रेरित करने वाला पद है। यह अभ्यास कार्य को प्रेरित करने वाला पद है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। दूसरी चीज यह हम से गृह कार्य इसको लैंग्वेज के रूप में लिखें तो इसे पाठ योजना के अंतर्गत प्रोफेसर H.C. मॉरिसन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? प्रोफेसर H.C. मॉरिसन के द्वारा जोड़ा गया था। तीसरी बात जिसमें आपको ध्यान रखनी है वो यह है विद्यार्थी मित्रों कि साहब गृह कार्य के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या 1 से 3 रखी जाती। क्लियर है? इसे पाठ योजना प्रोफेसर H.C. मॉरिसन ने जोड़ा और गृह कार्य के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या 1 से 3 रखी जाती है।
पर यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज आपको बताना चाहूँगा। एक टॉपिक का नाम आपने साइकोलॉजी के अंदर देखा होगा यूनिट 5 में, NCF 2005, जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 भी कहते हैं। इनके हिसाब से कक्षा 1 और 2 में, किसके अंतर्गत? कक्षा 1 और 2 में, क्लास 1 और क्लास 2, शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत एक अलग ही कंसेप्ट की बात कही गई है। ये सिर्फ इतना समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कक्षा 1 और 2 का विद्यार्थी पढ़ रहा है तो शिक्षा बिना बोझ यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन के सूत्र के तहत आप कक्षा 1 और 2 में बच्चों को किसी प्रकार का कोई होमवर्क नहीं देंगे, यानी कि कक्षा 1 व 2 के अंतर्गत नो होमवर्क की अवधारणा का, नो होमवर्क की अवधारणा का विकास किया गया है। विकास किया गया है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे कंसेप्ट अपने आप में एक अजूबा है और सिद्ध करते हैं कि साहब ये कंसेप्ट हमसे कहना क्या चाहता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो गृह कार्य होमवर्क में हमें एक तो अभ्यास कार्य को प्रेरित करने वाला पद बताया गया है, दूसरा साहब इसका जनक प्रोफेसर एच.सी. मॉरिसन को माना गया है, प्रश्नों की संख्या साहब 1 से 3 रखी गई है। NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर कक्षा 1 और 2 में नो होमवर्क की अवधारणा का विकास किया गया। फटाफट से इसे क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आकर के अपनी पाठ योजना जो होती है वो तो होती है समाप्त। अब पाठ योजना के बाद में एक कंसेप्ट हमें पढ़ने के लिए यानी कि टीचिंग स्ट्रेटेजी पढ़ने के लिए हमें और कहा गया है, वो है सब इकाई योजना। तो आइए इसको पढ़ डालते हैं। अगर हम बात करें अगले कंसेप्ट की, तो अगला कंसेप्ट है गणित विषय के अंतर्गत आने वाली गणित विषय से संबंधित एक इकाई योजना, जिसे अंग्रेजी के अंदर यूनिट प्लान भी कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? यूनिट प्लान भी कहा जाता है। अब साहब इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान में सबसे पहली बात हमें पता क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए इसका जनक। सबसे पहली बात जो हमें इसमें पता होनी चाहिए वो होना चाहिए इसका जनक, और इसके जनक है प्रोफेसर H.C. मॉरिसन। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इकाई योजना का जनक कौन है। तो हमको बताना पड़ता है कि साहब इसका जो जनक है वो साहब इकाई योजना का जो जनक है वो है प्रोफेसर H.C. मॉरिसन। तो यहाँ पर ये एक बात तो कंसेप्ट आता है कि साहब ये जो हम पढ़ रहे हैं इस पढ़ने वाले कंटेंट के अंदर इकाई योजना कैसे अंतर दिखाती है पाठ योजना से। अगर आपको ये पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान, तो ये मान के चलिएगा आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी विद्यार्थी मित्रों। क्लियर है? तो ध्यान रखें, पहली लाइन तो यह है कि साहब ऐसी योजना जिसका निर्माण दो कालांश से लेकर एक सप्ताह तक के लिए, एक सप्ताह तक के लिए
किया जाता है उसे इकाई योजना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यानी कि ऐसी योजना जिसका निर्माण 2 कालांश से लेकर के 1 सप्ताह तक के लिए किया जाता है उसे इकाई योजना के नाम से जाना जाता है। क्लियर कंसेप्ट है, कहीं कोई तकलीफ वाला काम नहीं। अब आप ध्यान रखें कि इकाई योजना 2 या 2 से अधिक पाठ योजनाओं का मिश्रित रूप मानी जाती है। यानी कि जो इकाई योजना होगी उसमें कम से कम 2 और अधिकतम कितनी भी पाठ योजनाएं हो सकती है। यानी एक पाठ योजना से इकाई योजना नहीं बनती, बल्कि उसके लिए कई पाठ योजनाओं का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। तो कुछ बातें हमें पता चली। इकाई योजना को यूनिट प्लान कहते हैं, जनक इसके मॉरिसन महोदय हैं। इसमें 2 कालांश से लेकर के सप्ताह भर के लिए इसका निर्माण किया जाता है, इसे ही यूनिट प्लान कहते हैं। और ये 2 या 2 से अधिक पाठ योजनाओं का मिश्रित रूप मानी जाती है। फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। जल्दी से क्लियर करें इसको। चलिए जी, अगला कंसेप्ट देखें इसी का। इकाई योजना को साप्ताहिक योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? इकाई योजना जो है उसे साप्ताहिक योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सप्ताह शब्द का प्रयोग तो इसी में हो रहा है, इसे साप्ताहिक योजना भी कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब साहब, जैसे अपन अब यहां प्रारूप देखें इकाई योजना का, तो देखिए एग्जाम में अगर आपको सवाल ठीक करके आना है तो आपको इस सारणी को, इस प्रारूप को बहुत अच्छे से देखना होगा विद्यार्थी मित्रों। देखिएगा, जैसे सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अपन क्लास में एंटर होते थे तो हमें कुछ पूर्तियां करनी पड़ती थी, जैसे कि दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश और अवधि। यही तो लिखते थे हम पाठ योजना के अंतर्गत। लेकिन यहां एक अलग बदलाव से अब हम गुजरेंगे, और वो बदलाव क्या है? तो वो देखो, बदलाव ये होगा कि सबसे पहली बात तो हम दिनांक को सम्मिलित नहीं करेंगे। जब भी अपन लेसन प्लान की बजाय यूनिट प्लान बनाते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी पड़ेगी कि साहब वो अपने दिनांक को सम्मिलित नहीं करेगा। और दिनांक अगर सम्मिलित नहीं करेगा तो क्यों करेगा? तो इसलिए क्योंकि यहां जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमसे यह कहना चाह रहा है कि दिनांक एक दिन का काम तो है नहीं। अगर एक दिन का काम होता तब तो दिनांक डल जाती, लेकिन दिनांक क्यों नहीं डाली? क्योंकि इसको काफी दिन लग जाते हैं कंप्लीट होने में। तो एक तो दिनांक सम्मिलित नहीं होती, दूसरा कक्षा तो लिखते हैं, विषय लिखते हैं, एक प्रकरण सम्मिलित नहीं किया जाता, इसके अलावा कालांश भी नहीं लिखा जाता और अवधि भी इस प्रकार से नहीं लिखी जाती। अब होता क्या है तो मैं कुछ सितारा बिंदु बता रहा हूं, वो देखिए
कि इकाई योजना के या इकाई योजना की आवश्यक पूर्तियों के अंतर्गत दिनांक को सम्मिलित नहीं किया जाता। दिनांक को सम्मिलित नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी विद्यार्थी मित्रों, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इकाई योजना की आवश्यक पूर्तियों के अंतर्गत एक तो दिनांक को सम्मिलित नहीं किया जाता, दूसरा इकाई योजना के अंतर्गत प्रकरण के स्थान पर, यानी कि टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले, प्रकरण के स्थान पर इकाई का नाम, कॉमा, उप इकाई का नाम व संख्या लिखी जाती है। क्लियर है ना। तो साहब इकाई योजना के अंतर्गत प्रकरण के स्थान पर इकाई का नाम और उप इकाई की संख्या दी जाती है, ठीक है ना, ध्यान रहे इस बात का। तो साहब इकाई योजना के अंतर्गत प्रकरण के स्थान पर इकाई का नाम और उप इकाई की संख्या इत्यादि को लिख देते हैं, क्योंकि हमें दिखाना पड़ता है कि प्रकरण कोई एक टॉपिक का नाम तो है नहीं, पहले हम बताना पड़ता है कौन सी इकाई चल रही है और उस इकाई के अंदर टॉपिक कौन सा चल रहा है और वो कौन से क्रमांक का है, ये शो करना पड़ता है। अब इसके अलावा कालांश के स्थान पर कुल कालांशों की संख्या व अवधि के स्थान पर कुल समय अवधि को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है। कुल समय अवधि को सम्मिलित किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कालांश के स्थान पर हमने कुल कालांशों की संख्या लिखी और अवधि के स्थान पर हमने कुल समय अवधि को सम्मिलित किया, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फटाफट से क्लियर करो, फिर आते हैं इसके मुख्य प्रारूप के प्रस्तुतिकरण पद पर। चलिए जी, अब बात करते हैं प्रारूप की। तो इसका जो प्रारूप सेट हो रहा है, इसके प्रारूप को देख करके आपको दो बातें दिमाग में लगानी है। पहली बात तो ये कि क्या डिफरेंस है पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण जो कि गणित के अंदर बनती है और गणित की इकाई योजना के अंतर्गत। तो मैं एक सारणी बना रहा हूं, इस सारणी को देखने मात्र से ही आपको सारे अंतर पता चल जाएंगे, और अगर आपको सारे अंतर पता चल जाएंगे तो फिर आप किसी भी एंगल पर कोई भी सवाल गलत नहीं कर सकते। तो देखिएगा प्रारूप, क्रम संख्या, पाठ्य वस्तु,
शिक्षण उद्देश्य, शिक्षक क्रिया, शिक्षार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, शामपटसार, और मूल्यांकन गृह कार्य। इस सारणी को ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी मित्रों। इस सारणी के अंदर ही आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस सारणी को देख करके पहले तो इसको अच्छे से एक बार देखो, और इसको देख करके मुझे एक बार बताने की कोशिश करो या खुद के दिमाग में एक बार डालो कि साहब आखिर इसके अंदर अंतर क्या नजर आ रहा है पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण से। अगर ये अंतर आप बता सकते हैं तो ये मान के चलिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाला आपको डिफीट नहीं दे सकता। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, चाहे पाठ्य वस्तु कह लो, चाहे शिक्षण बिंदु कह लो, चाहे विषय वस्तु कह लो, कंटेंट कह लो, ये तो चलो ठीक है, पहले भी था। शिक्षण उद्देश्यों को अगर हम ध्यान से देखें तो ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृद्धि, यही जुगाड़ था कुछ इस प्रकार का। ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि। ये क्या पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में थी? तो अपना जवाब आएगा नहीं। तो पहला अंतर तो ये पकड़ में आ गया। शिक्षक क्रिया यहां भी है, वहां भी था। शिक्षार्थी क्रिया यानी कि विद्यार्थी रेस्पॉन्स यहां भी है, वहां भी था। विधि प्रविधि यहां भी है, वहां भी थी। सहायक सामग्री यहां भी है, वहां भी थी। शामपटसार यहां भी, वहां भी था। लेकिन वो लास्ट वाला मूल्यांकन गृह कार्य अलग था, प्रस्तुतिकरण में नहीं था। यानी कि ये दो अंतर पकड़ में आ गए हमें। पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा मूल्यांकन और गृह कार्य। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर दोनों सितारे बिंदु मैं आपको लिखवा देता हूं लैंग्वेज के रूप में। फटाफट से क्लियर करो इसको। चलिए जी, अब सुने। स्टार पॉइंट यह है कि इकाई योजना के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत, इकाई योजना के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य, कॉमा, मूल्यांकन, कॉमा, गृह कार्य को अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है।
अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों। क्लियर है? तो फटाफट इसका क्लियर कीजिए इसको, और फिर अगले पेज पर हम अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए जी, तो ये बातें तो हो गई यहां पर आकर के क्लियर। अब विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आकर के अब हम इस कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं कि इकाई योजना क्या है और पार्ट योजना क्या है, दोनों बनती कैसी है, दोनों का फॉर्मेट क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या डिफरेंस दिखाई देता है, ये सारी बातें हम धीरे धीरे हमको समझ में आ चुकी है। इसके बाद में एक टॉपिक आता है विद्यार्थी मित्रों, गणित शिक्षण उद्देश्य वर्गीकी। गणित शिक्षण उद्देश्य वर्गीकी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू मैथ्स। अब ध्यान दें, इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, पहले इसका सिस्टम समझिए आप। सिस्टम कुछ ऐसा है कि एक शब्द आता है लक्ष्य, और एक शब्द आता है उद्देश्य। एक शब्द तो आता है लक्ष्य और एक शब्द आता है उद्देश्य, यानी कि एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम एंड ऑब्जेक्टिव, ये चीज। अब ये क्या है क्या नहीं है, इनके ऊपर एक वाइड अपन चर्चा करेंगे अब, और वो चर्चा कैसे होगी उसको समझो। लक्ष्य, उद्देश्य, एम, ऑब्जेक्टिव, पहले तो इन दोनों शब्दों के अंदर हमें अंतर देखना होगा, और अंतर कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। एक तरफ हम ले लेंगे लक्ष्य और एक तरफ हम ले लेंगे उद्देश्य, और फिर एक एक करके इसके कुछ मुख्य अंतर हमें पता चलेंगे। डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। देखो, किसी भी चीज का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट यही रहता है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो लक्ष्य और उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो लक्ष्य का जो संप्रत्यय है, यानी कि इसका संप्रत्यय व्यापक होता है, यानी कि लक्ष्य हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि उद्देश्य यानी कि इसका संप्रत्यय संकुचित होता है। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, लक्ष्य का उद्देश्य या संप्रत्यय व्यापक होता है और उद्देश्य का संप्रत्यय संकुचित, यानी लक्ष्य की बड़ा होता है और उद्देश्य छोटा। दूसरा, लक्ष्य सदैव एक या अधिकतम दो हो सकते हैं। लक्ष्य सदैव एक या अधिकतम दो हो सकते हैं, जबकि उद्देश्य इनकी संख्या कई हो सकती है। यानी कि प्राणी जब लक्ष्य चुनता है तो वो एक ही होता है या अधिकतम दो हो सकते हैं, लेकिन जब प्राणी उद्देश्यों का चुनाव करता है तो उसकी संख्या दो से अधिक भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, छह भी, मतलब उद्देश्य अनगिनत होते हैं। ये दूसरा अंतर हमें पता चला।
तीसरा, लक्ष्य प्राप्ति में समय अधिक लगता है। लक्ष्य की जो प्राप्ति होती है उसमें समय हमेशा ज़्यादा लगता है, यानी लक्ष्य प्राप्त करना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है और इसका इंतज़ार भी हमें हमेशा ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ बात करें हम उद्देश्य की, तो इनकी प्राप्ति प्रतिदिन की जा सकती है। क्लियर है? यानी कि जैसे मान लीजिए हमें रीट का टीचर बनना है रीट के थ्रू, तो ऐसे तो है नहीं कि आज ही बन जाएंगे, सोच लिया तो काफ़ी समय लगेगा, वैकेंसी आएगी, फार्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, इंतज़ार करेंगे रिजल्ट का, फिर रिटें लगेंगी, फिर वो क्लियर होंगी, फिर हमारे को डाटा वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर लिस्ट जारी होगी, फिर उसमें हमारा अलॉटमेंट होगा, फिर वहाँ जाकर के हमको ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी और वहाँ आकर फिर अपन को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड काट करके फिर कहना पड़ेगा कि हाँ अब हम परमानेंट हो गए। बात समझ रहे हैं आप इस बात की? तो ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्य जो होता है उसकी प्राप्ति में समय हमेशा ज़्यादा लगता है, लेकिन उद्देश्य यानी कि हमें पढ़ना क्या है ये तो हम डेली पढ़ सकते हैं, चाहे कम पढ़ें चाहे ज़्यादा पढ़ें। फटाफट से इसे क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले स्टार पॉइंट पर। चलिए जी, लक्ष्य की प्रकृति, लक्ष्य की प्रकृति दार्शनिक होती है। लक्ष्य की प्रकृति दार्शनिक होती है, जबकि उद्देश्यों की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। लक्ष्य की प्रकृति कैसी होती है? दार्शनिक, जबकि उद्देश्यों की प्रकृति कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक। अब आप सोचेंगे ये कैसे? वैसे जैसे मान लीजिए मेरा ख्वाब है या मेरा लक्ष्य है कि साहब मैं मदर टेरेसा के जैसा बनूं, मदर टेरेसा, या मैं आर्यभट्ट की तरह बनूं, तो लक्ष्य तो मैंने किसी के विचारों से प्रभावित होकर के बनाया है, यानी मेरे ऊपर आर्यभट्ट के दर्शन का प्रभाव है। लेकिन जब मैं उनकी जैसा बनने का प्रयास करूंगा तो मैं उनके जितने दुखों का वहन तो कर नहीं सकता, उनके जितने दुख मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस वजह से विद्यार्थी मित्रों फिर मुझे एक अलग स्टेप के थ्रू काम करना पड़ेगा। फिर मुझे उद्देश्य वही चुनने पड़ेंगे, तरीके मुझे वही अपनाने पड़ेंगे जिससे मुझे दुख ना पहुंचे, जो मेरे मन के मुताबिक हो, मनोवैज्ञानिक हो। यानी लक्ष्य जो चुना जाता है वो हमेशा दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है, जबकि उद्देश्य जब भी चुने जाते हैं तो वो मनोवैज्ञानिकता का प्रदर्शन करते हुए पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी विद्यार्थी मित्रों। तो आज की क्लास में इतना ही। लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में अगले कंसेप्ट में हम देखेंगे कि वर्गीकरण किया किसने, हुआ कैसे, किस प्रकार से पढ़ा जाता है, क्या क्या इसमें आती है बातें, लेकिन वो इस क्लास में नहीं, अगली कक्षा में। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।